हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे विशिष्ट शिक्षक के प्राण अपडेट और वेतन अपडेट को लेके। फिर इसमें बात करेंगे टीचर के स्थानांतरण को लेके। तीसरा नंबर पे है एसएससी जीओबी दिसंबर मंथ सैलरी अपडेट के बारे में कि कब तक शिक्षकों का वेतन हो पाएगा। एमडीएम में हुई गड़बड़ी तो हेडमास्टर के साथ साथ शिक्षकों को भी अब जवाब देना पड़ेगा। फिर बात करेंगे बीपीएससी शिक्षक और विशिष्ट शिक्षक के सेवा निरंतरता के बारे में। इस वीडियो में हम बात करेंगे, तो मेरे चैनल में कृपया अंत तक बने रहे। और मेरे चैनल पे अगर आप नए आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब से हमें सपोर्ट मिलता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करती हैं। विशिष्ट शिक्षकों के वेतन भुगतान पर संकट, सरकार की उदासीनता है चिंताजनक। बिहार के विशिष्ट शिक्षक 1 जनवरी 2025 से योगदान देने के बावजूद अब तक वेतन भुगतान की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जबकि राज्य सरकार केवल वाहवाही लूटने में व्यस्त नजर आ रही है। शिक्षकों की ये उपेक्षा न केवल अन्यायपूर्ण है बल्कि उनके परिवारों के लिए भी आर्थिक संकट का कारण बन रहा है। जाहिर सी बात है, अगर कोई भी इंसान को अगर पेमेंट नहीं मिलता है तो वो अपना घर भर कैसे चलाएगा। वेतन भुगतान की मौजूदा स्थिति ऐसी है कि कुछ जिलों में वेतन निर्धारण के लिए पत्र जारी किए तो गए हैं, लेकिन अब तक कोई भी ठोस पहल नहीं हुई है। अररिया जिले में भी वेतन भुगतान को लेकर कोई आदेश जारी हुआ ही नहीं है, जिससे शिक्षकों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। तो ये अररिया का ही अपडेट नहीं है, हर जिले का लगभग यही हाल है। सरकार से शीघ्र निर्णय की अपील की गई है कि माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार एवं शिक्षा विभाग के वरीय पदाधिकारियों से आग्रह है कि विशिष्ट शिक्षकों के वेतन भुगतान हेतु शीघ्र स्पष्ट आदेश निर्गत जारी किया गया है। प्रदेश के 2 लाख से अधिक शिक्षकों के परिवार को आर्थिक संकट से बचाने के लिए त्वरित कदम उठाए जाएं। संभावित भुगतान तिथि जो है वो है मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए फरवरी के अंतिम सप्ताह या मार्च 2025 के मध्य तक वेतन भुगतान संभव माना जा रहा है। संगठन की आवश्यकता है, प्रत्येक जिले के शिक्षकों को जिला स्तर पर संगठित होकर प्रयास करने होंगे। अररिया जिले के शिक्षकों को ठोस रणनीति बनानी होगी जिससे शीघ्र वेतन भुगतान सुनिश्चित हो सके। तो दोस्तों, आप लोग को एकजुट होकर सरकार से ये अपील करनी चाहिए कि आप लोग का विशिष्ट शिक्षक जो है उनका वेतन जनवरी माह का जल्द से जल्द फरवरी मंथ यानी कि इस महीने मिल सके और प्लान जनरेट हो जाए, सब चीज हो जाए। 7,000 शिक्षकों का 2 माह से वेतन अटका। ये खबर समस्तीपुर से निकल कर आ रही है कि बिहार सक्षमता परीक्षा पास कर विशिष्ट शिक्षक बने हुए जिले के 7,000 शिक्षकों का नया परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर नहीं जनरेट होने वही इनका जिला से अप्रूवल प्रक्रिया में पिछले जनवरी 2025 का नया वेतन अटका हुआ है। अगर इन सभी शिक्षकों का प्राण वे अप्रूव हो भी जाए तभी मिल पाएगा उनका वेतन, फिलहाल फंसा ही रहेगा। वजह यह है कि CFMS 2.0 का नया वर्जन अभी तक पूरी तरह से दुरुस्त नहीं हुआ है, जिसकी वजह से अब शिक्षकों का वेतन पहले से अटका हुआ है। दोबारा प्राण जनरेट कर अप्रूवल कराने के लिए विशिष्ट शिक्षक रोज शिक्षा भवन में GPO स्थापना कार्यालय में चक्कर लगा रहे हैं। कोई शिक्षकों ने बताया है कि इस कार्यालय में बाबू लोग उन्हें इस बारे में सही जानकारी नहीं देकर उन्हें बेवजह कार्यालय में चक्कर लगवाते हैं। इस बारे में GPO स्थापना कुमार सत्यम ने बताया है कि सभी विशिष्ट शिक्षकों का पूर्व में प्राण न जनरेट हुआ था, जिन्हें प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने के आदेश पर रद्द कर दिया गया है। अब उन्हें दोबारा आवेदन संख्या के साथ प्राण जनरेट करने को कहा गया है। यह काम तेजी से चल रहा है। विशिष्ट शिक्षकों के द्वारा जनरेट किए गए प्राण वह कई स्तरों पर चेक करने के बाद अप्रूवल किया जाता है। अप्रूवल के बाद भी आगे कोई प्रक्रिया पूरी करनी पड़ती है, जिसके बाद वेतन प्रक्रिया शुरू होती है। प्राण अप्रूवल होने के बाद भी आगे तकनीकी समस्या है। CFMS 2.0 वर्जन अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ, जिसके कारण वेतन विपत्र भुगतान में परेशानी हो रही है। तो यहाँ पे जो भी विशिष्ट शिक्षक पहले ही प्राण जनरेट करा चुके हैं तो उसको यहाँ पे ACS के द्वारा आदेश दिए जाने के बाद उसको रद्द कर दिया गया है। तो दोस्तों, जब तक प्राण जनरेट नहीं हो जाता है तब तक आप लोग का पेमेंट मिलना मुश्किल है। जो शिक्षक ने प्राण जनरेट किया था
वो शिक्षा विभाग के प्राथमिक शिक्षा निर्देशक के आदेश पर उसे रद्द कर दिया गया है। तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि अगर प्लान जनरेट भी हो जाता है, उसके बाद भी बहुत सी टेक्निकल वर्क है, जैसे CFMS 2.0 जो है सॉफ्टवेयर अभी तक भी अच्छी तरह से वर्क नहीं कर रहा है, जिस कारण पहले से ही शिक्षकों का वेतन बहुत ही बकाया है। तो जब तक प्लान जनरेट नहीं होगा तब तक वेतन मिलना इम्पॉसिबल है। दोस्तों यहाँ पे बताया जा रहा है कि CFMS के अपग्रेड वर्जन से वेतन भुगतान में हो रही समस्या दूर हुई। ये मुख्य सचिव का कहना है कि बिहार सरकार के वित्तीय कामकाज के सॉफ्टवेयर CFMS के अपग्रेड वर्जन में आई समस्या को दूर कर लिया गया है। मुख्य सचिव अमृतलाल मीना ने शनिवार को बताया है कि इस वर्जन को लागू करने के दौरान आरंभ में कुछ तकनीकी समस्या आई थी, लेकिन उन्हें सफलतापूर्वक हल कर लिया गया है। अब वेतन भुगतान में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। मुख्य सचिव ने स्पष्ट किया कि CFMS अपग्रेड वर्जन को लागू करना आवश्यक था, क्योंकि केंद्र सरकार ने 27 विभागों के लिए मिलने वाली राशि बिना अपग्रेड वर्जन के प्राप्त नहीं हो सकती थी। उन्होंने आश्वस्त किया है कि अब इस सिस्टम के माध्यम से वित्तीय लेन देन सुचारू रूप से संचालित किया जा सकेगा और सरकारी कर्मचारियों को उनके वेतन भुगतान में किसी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं आएगी। तो ये एक बहुत ही बड़ी अपडेट है, क्योंकि हमारे प्यारे शिक्षक लोग काफी परेशान थे, जिसे देखकर मुझे भी काफ़ी दुख होता था कि पेमेंट नहीं मिल रहा था। सब लोग काफ़ी परेशान थे। तो आज से लेकर फ्राइडे तक लगभग सारे जिलों में पेमेंट हो जाएगा। जिन लोग मुझे मुजफ्फरपुर के बारे में पूछ रहे थे, उनको भी मैं कहना चाहूँगी कि आप लोग बिल्कुल परेशान नहीं हुए। जैसे इतना दिन निकल गया, आप लोग आज से फ्राइडे तक में आप लोग का पेमेंट जरूर मिल जाएगा। आप लोग को बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि MGM में होगी गड़बड़ी तो HM व शिक्षक भी जिम्मेदार होंगे। 15 फरवरी से नए मेन्यू के अनुसार मिलेगा बच्चों के मिड डे मील। ये खबर शेखपुरा से निकलकर आ रही है कि सरकारी स्कूलों में मध्याह्न भोजन योजना में फर्जी उपस्थिति रोकने और भोजन की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर S सिद्धार्थ ने बाकायदा एक नया नियम लागू किया है। उक्त नियम के अनुसार विद्यालय के सभी शिक्षक को विभाग द्वारा जारी प्रपत्र पर प्रतिदिन हस्ताक्षर करना होगा, जिसमें वर्गवार बच्चों की उपस्थिति से लेकर गुणवत्तापूर्वक भोजन संबंध में सहमति देना होगा। अगर कोई शिक्षक भोजन से सहमत नहीं होते तो असहमति का कारण भी स्पष्ट रूप से लिखना होगा। वही अगर कोई शिक्षक उक्त प्रपत्र में हस्ताक्षर नहीं करेंगे तो माना जाएगा कि संबंधित शिक्षक विद्यालय में उपस्थित नहीं थे। अब हर दिन मध्याह्न भोजन परोसने के बाद एक प्रमाण पत्र तैयार किया जाएगा। इस पर प्रधानाध्यापक और सभी उपस्थित शिक्षकों के हस्ताक्षर अनिवार्य होंगे। यह प्रमाण पत्र उसी दिन के मध्याह्न भोजन से जुड़ी सामग्रियों के बिल के साथ संलग्न कर सुरक्षित रखा जाएगा। स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा संचालित मिड डे मील योजना के तहत संबंधित विद्यालयों में पूरे महीने का प्रमाण पत्र लिखा जाएगा। इसके आधार पर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्वयं सेवी संस्थाओं को भुगतान करेंगे। शिक्षा विभाग ने निर्देश किया है कि यह पत्र प्रतिदिन तैयार किया जाएगा। इसके बिना MGM से जुड़े बिल मान्य नहीं होंगे। विभाग के इस आदेश से एक समस्या मध्याह्न भोजन चखने की भी है, क्योंकि मिड डे मील में गुणवत्ता है कि नहीं बिना खाए पता नहीं चलेगा। मध्याह्न भोजन के लिए खाद्यान्न की मात्रा बच्चों की उपस्थिति से तय होगा। तो यहाँ पे अब बहुत बड़ी समस्या आ गई है सभी टीचर्स लोग के साथ कि अब उन्हें तो सिग्नेचर करना ही पड़ेगा। अगर कोई भी गड़बड़ी हुई तो अब टीचर को भी जवाब देना पड़ेगा कि इसमें गड़बड़ी क्यों हुई। अगर सिग्नेचर नहीं करते हैं तो आपको अब्सेंट माना जाएगा। अगर कोई भी गड़बड़ी हुई आप सिग्नेचर करेंगे तो आप HM के साथ साथ आप लोग को भी जवाब देना ही पड़ेगा वहाँ पे। ये पर डे ये नियम लागू हो गया है। पर डे ये काम करना ही पड़ेगा सारे शिक्षकों को, यहाँ पे ये बताया जा रहा है। उसके साथ साथ खाना की क्वालिटी कैसी है इसके बारे में भी यहाँ पे बताना है सारे शिक्षक और HM को कि खाना में सभी तरह के गुणवत्ता मौजूद है या नहीं। ये सारी रिपोर्ट जाएगी गवर्नमेंट के पास। इसके साथ साथ अगर कोई भी शिक्षक को भोजन के जो रिपोर्ट जाएगा उससे सहमत नहीं है तो वो अपने असहमति का भी प्रमाण वहाँ पे देंगे कि किस कारण से वो असहमत है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगले सप्ताह से टीचरों का स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ये खबर समस्तीपुर से ही निकल कर आ रही है कि जिला के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत जिन 10,000 से अधिक शिक्षकों ने विशिष्ट समस्या के आधार पर स्थानांतरण के लिए आवेदन किया है, उनके आवेदनों की स्क्रूटनी अगले सप्ताह से शुरू की होगी। इसके लिए शिक्षा विभाग ने
अफसरों की टीम गठित की है। विभागीय निर्देश के मुताबिक जांच टीम के लिए ई शिक्षा कोर्स पोर्टल पर अलग अलग लॉगिन आईडी बने गए। इस लॉगिन आईडी पर रैंडम आवेदन को सॉफ्टवेयर के माध्यम से भेजा जाएगा। ये जिला पदाधिकारी आवेदनों के साथ दिए गए कागजातों की ऑनलाइन जांच करेंगे। इनके पास 3 विकल्प होगा। ओके, सभी कार्रवाई पूरी होने के बाद गठित विभागीय स्थापना समिति के समक्ष रखा जाएगा। जिला स्तर पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। शिक्षक के हस्तांतरण के आदेश से संबंधित डीओ के द्वारा 1 कार्य दिवस के अंदर ई शिक्षा पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा। तबादले में शिक्षकों की कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। पहले आप ट्रांसफर तो कीजिए, यात्रा भत्ता मांग ही कौन रहा है। शिक्षा विभाग की ओर से जारी निर्देश में कहा गया है कि शिक्षकों का स्थानांतरण पदस्थापन सॉफ्टवेयर के माध्यम से होगा। आवेदनों की स्क्रूटनी गठित 16 सदस्यीय टीम करेगी। यहाँ पे तो पहले से हम लोग को पता है कि आप 16 सदस्यीय टीम को रखे हैं, लेकिन आप ट्रांसफर तो करिए। देखता है ये कि अगले सप्ताह से ट्रांसफर का प्रक्रिया चालू हो पाता है या नहीं। इनका बार बार यही कहना है कि प्रथम चरण में कैंसर पीड़ित, गंभीर बीमारी, दिव्यांग, विधवा और शिक्षकों का तबादला होगा। बताया जा रहा है कि रिपोर्ट के आधार पर ही शिक्षकों का ट्रांसफर को लेकर फैसला किया जाएगा। निर्देश पंकज कुमार के मुताबिक यदि किसी शिक्षक के विरुद्ध किसी भी प्रकार की सरकारी राशि बकाया हो, उसकी भी प्रविष्टि शिक्षा कोर्स पोर्टल पर करनी है। बकाया राशि रखने वाले को छोड़ अन्य कारणों से घेरे में आए शिक्षकों का तबादला नहीं होगा। वही बताया जा रहा है कि जिसपे कोई कानूनी कार्रवाई हुई हो या किसी तरह का कोई भी उसका व्यवहार अच्छा नहीं हो या किसी तरह की शिकायत गई हो कभी भी शिक्षा विभाग में, उन लोगों का ट्रांसफर यहाँ पे नहीं होगा। ये एक नया प्रपंच रचा जा रहा है। सरकार ने जियो के पाले में गेंद फेंक कर तबादला नीति को और भी उलझा दिया है। वसूली अब ऊपर तक जाएगी। शिक्षकों को प्रोत्साहित करने का नया तरीका है। जब हस्तांतरण को लेकर नियम तेज बना दी गई है तो हस्तांतरण करते क्यों नहीं है? कब से सुने जा रहे हैं लोग कि हस्तांतरण होगा। 1 साल हो गए विशिष्ट शिक्षकों को पास किए हुए, लेकिन अभी तक 1 रुपया भी नहीं मिला। और साथ ही साथ ट्रांसफर तो अभी तक दूर की भी बात है कि पता नहीं कब तक ये ट्रांसफर हो पाएगा। इसमें सेवा निरंतरता के बारे में बंशीधर ब्रजवासी जी के द्वारा एक सरकार से अपील की गई है कि स्थानीय निकाय के द्वारा नियुक्त शिक्षकों को विद्यालय अध्यापक व विशिष्ट शिक्षक के रूप में नियुक्ति के पश्चात सेवा निरंतरता का लाभ देने के संबंध में उपयुक्त विषय अंकित करना है कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 को विद्यालय अध्यापक के रूप में राज्यकर्मी बनने का अवसर उपलब्ध करवाया गया था। संगठन के विरोध के बाद बिहार राज्य के नियमावली 2023 भी अधिसूचित की गई है, जिसमें नियोजित शिक्षकों को सीमित सक्षमता परीक्षा के आधार पर राज्यकर्मी की बात कही गई थी। प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लगभग 30,000 नियोजित शिक्षकों ने बीपीएससी परीक्षा के आधार पर विद्यालय अध्यापक पदों पर योगदान किया है। लगभग 1,30,000 शिक्षकों ने 1 से 7 जनवरी के बीच विशिष्ट शिक्षक के रूप में अपना योगदान दे चुके हैं। वहीं दूसरे चरण के सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों के काउंसलिंग व नियुक्ति की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। यदि देखा जाए तो अब तक 1,60,000 नियोजित शिक्षक विद्यालय अध्यापक व विशिष्ट शिक्षक के रूप में अपना योगदान दे चुके हैं। तो सभी शिक्षक न्यूनतम 2 वर्ष व अधिकतम 20 से 21 वर्षों की सेवा छोड़कर आए हैं। यह घोर आश्चर्य का विषय है कि बिहार राज्य सरकार शिक्षा विभाग द्वारा अधिसूचित दोनों नियमावलियों में सेवा निरंतरता की चर्चा तक नहीं की गई है, जबकि इन शिक्षकों को सेवा बिहार सरकार के विद्यालय में हो रही है। विद्यालय अध्यापक व विशिष्ट शिक्षक बने इन शिक्षकों को सेवा निरंतरता का लाभ देते हुए इनकी वरीयता का निर्धारण किया जाए। साथ ही कालांतर में आय प्रोन्नति के विभिन्न नियमावली आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए, ताकि वर्षों में एक ही पद पर काम करने वाले इन शिक्षकों के मनोबल को बढ़ाया जा सके, ताकि ये अपना 100% विद्यालय को दे सके
तभी जाकर गुणवत्तापूर्वक शिक्षा लक्ष्य को पूरा किया जा सकेगा। तो यहाँ पे वंशीधर ब्रजवासी जी की तरफ से विशिष्ट शिक्षक व बीपीएससी शिक्षकों के सेवा निरंतरता की लाभ देने की बात कही गई है। उन्होंने सरकार से ये अपील की गई है कि जो शिक्षक इतने वर्षों से काम करते आ रहे हैं तो उन लोगों को कृपया सेवा निरंतरता का लाभ दिया जाए, ताकि उनका मनोबल ना टूटे कि हम लोग एक ही विद्यालय में काम कर रहे हैं, उसके बाद उनको सेवा निरंतरता का लाभ ही नहीं मिलेगा, न्यू ज्वाइनिंग होगी। इसके लिए उन्होंने सरकार से अपील की गई है। तो दोस्तों, आपको मेरे द्वारा बताए गए जानकारी अगर पसंद आई हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।